हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अपन कवर करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेसिकली ये टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पढ़ा जाता है। इसके अलावा अभी उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसमें ये टॉपिक है। बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी के सामने 3 डिसीज़न होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला डिसीजन होता है कि पैसा कहाँ से लाएं, दूसरा होता है पैसा कहाँ पे लगाएं, और तीसरा कि कमाया हुआ पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। भाई पैसा कहाँ से लाएं उसको अपन बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। भाई पैसा इक्विटी शेयर से लावें, प्रेफरेंस शेयर से लावें, डिवेंचर से लावें, बैंक से लोन लेवें, क्या करें। इसके बाद पैसा आ गया, उसके बाद किन प्रोजेक्ट्स में लगाएं या किन प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाएं ये डिसाइड करना पड़ता है। और जब ये दोनों डिसीजन सही होते हैं, एक तरफ आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हो, एक तरफ आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा लेते हो, फिर आपको डिसाइड करना होता है कि कितना डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना डिविडेंड या कितना प्रॉफिट कंपनी अपने पास रखे और उस पैसे को बिजनेस के लिए यूज़ करे। खैर, अपन इस टॉपिक में केवल इतनी बात करेंगे कि हमें पैसा किन सोर्सेज से लेना चाहिए, इसके एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं। तो 20 एमसीक्यू अपन इस वीडियो में करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक इसका बता दिया, बाकी अब जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चंस तो अपन वैसे वैसे समझते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ रहेगा, इतना आसान टॉपिक नहीं है। द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ नॉन रिडीमेबल डिवेंचर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इज। ओके, आराम से समझिएगा। देखिए, जब आप डिवेंचर्स की कॉस्ट निकालने वाले हो तो सबसे पहले क्वेश्चन आप अपने आप से ये करेंगे कि डिवेंचर रिडीमेबल है या नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल है। अगर आप डिवेंचर का पैसा 5 साल बाद 10 साल बाद लौटाने वाले हो, कंपनी वापस लौटाने वाली है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो उसे बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। और अगर कंपनी ये कहती है कि हम डिवेंचर का पैसा समापन के समय चुकाएंगे, जब कंपनी की लाइफ एंड होगी उस समय चुकाएंगे, तो उसे अपन बोलते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। ये बात अपने समझ में आ गई। अब अपन बात ये करते हैं कि अगर रिडीमेबल डिवेंचर है, अगर रिडीमेबल डिवेंचर का क्वेश्चन है तो आप के से मतलब इस चैप्टर में कॉस्ट होता है और डी से मतलब डिवेंचर या डेट होता है, तो आप के कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, देखिए हर सोर्स की एक लागत होती है। इवन रियल लाइफ में भी कोई किसी की मदद करता है तो कुछ ना कुछ अपने को उसको चुकाना पड़ता है। तो अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो बदले में ब्याज देना पड़ता है, सिंपल बात है। तो ऊपर आप रखेंगे इंटरेस्ट और नीचे ये कि डिवेंचर इशू करा तो उससे आपको कितना पैसा मिला, उसे बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। तो इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स होता है। तो सिंपल फॉर्मूला तो ये है। और कभी कभी तो लोग कहते हैं कि सर अगर सपोज कीजिए 10% डिवेंचर है, 10% डिवेंचर है तो कंपनी 10% ब्याज दे रही है, तो अब कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है, ये जो 10% है यही तो लागत है। लेकिन आपको इसमें टैक्स इफेक्ट देना होता है। टैक्स इफेक्ट क्यों देना होता है वो भी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। इसमें हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो डेफिनेट बने रहिएगा और बहुत आपको अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको टैक्स इफेक्ट देना पड़ेगा और इसके लिए आपको 1 माइनस टैक्स माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, पहली बात तो हम ये जो डिवेंचर्स है ये इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल डिवेंचर्स का मतलब यानी हम इन डिवेंचर्स का रिडम्पशन नहीं करने वाले 5 साल में 10 साल में, तो हमें लगातार ब्याज देते रहना है। ठीक है, तो ये अपन ने फॉर्मूला लिखा। अब आप आराम से बात को समझिएगा। जैसे इसने यही अपन से पूछा था, तो फॉर्मूला ये हुआ कि इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो इंटरेस्ट ये वाला, इसके अंदर बी बिल्कुल सही है। आप अपना जो ब्याज देते हो वो देखो और बदले में आपने कितना पैसा उठाया वो देखो, और ब्याज को आप टैक्स के साथ एडजस्ट करोगे, उसको टैक्स बेनिफिट बोलते हैं। आपको टैक्स बेनिफिट लेना होता है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। सपोज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो 40 या कहें 4,000 रुपए का डिवेंचर इशू किए हुए है। एक्स लिमिटेड के लिए कहते हैं कि डिवेंचर इसने इशू नहीं कर रखे हैं, और वाई लिमिटेड के लिए कह लेते हैं कि इसने डिवेंचर इशू कर रखे हैं। तो चूंकि इसने डिवेंचर इशू कर रखे हैं तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
ओके, मैं सिंपल बोलता हूं, अगर आप दो लोगों के बारे में सुनो कि एक कंपनी डेट यूज नहीं करती, तो आपको लगेगा कि यार उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये बात सच है। दूसरी कंपनी जो डेट यूज करती है, चूंकि उसको इंटरेस्ट देना होगा इसलिए उसका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट का अंतर है वो उतना नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। जैसे एक कंपनी 1,000 रुपये कमाती है, मान लीजिए, ब्याज नहीं देती है, ठीक है, और उसके बाद कंपनी 30% के टैक्स ब्रैकेट में आती है, तो कंपनी 300 रुपये टैक्स देती है और 700 रुपये का नेट प्रॉफिट कमाती है। तो ये वो कंपनी है जो डेट यूज नहीं कर रही। ऑन द अदर हैंड, ये कंपनी ने बोरो कर रखा है, डिवेंचर इशू कर रखे हैं, उस पर ये ब्याज देती है, उस पर ये ब्याज देती है, तो कमाती ये भी 1,000 है, लेकिन इनके पास 600 रुपये बचता है। तो यहां देखें तो आपको क्या लगेगा, चूंकि ये कंपनी ब्याज देती है तो इसका प्रॉफिट 400 रुपये कम आएगा। लेकिन आप देखो, अब टैक्स का इफेक्ट लगा, ठीक है, इनका प्रॉफिट 600 रह गया तो इनके ऊपर टैक्स कम लगा और इनका नेट प्रॉफिट आया 420। कि सर कहना क्या चाहते हो? आप पहली कंपनी को देखो, पहली कंपनी का पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 700 आया है और दूसरी कंपनी का पीएटी 420 आया है। इन दोनों में अंतर 280 रुपए का है, जबकि ब्याज तो 400 था। इस कंपनी ने 400 रुपए ब्याज चुकाया तो भी इसके नेट अर्निंग में मात्र 280 रुपए का ही अंतर है, क्योंकि ये टैक्स इफेक्ट की वजह से हुआ। वो टैक्स इफेक्ट आपको कैसे करना होता है, जितना भी आप इंटरेस्ट देते हैं उसे आप 1 माइनस टैक्स से एडजस्ट कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में हमने 400 रुपये इंटरेस्ट दिया और टैक्स की रेट 30% थी, 30% को 0.3 से कोट करते हैं तो ये 0.7 हो गया। तो 400 इंटू 0.7 बराबर 280। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप फाइनेंशियल मैनेजर बन जाएंगे तो कंपनी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट पे करती है उससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ब्याज देने की वजह से, ब्याज देने की वजह से आपके टैक्स में कमी आती है। वो दिखाऊं कैसे? इस कंपनी ने ब्याज नहीं दिया तो इनको 300 रुपये टैक्स देना पड़ा, और इस कंपनी ने ब्याज दिया तो इनको 180 रुपये का ही टैक्स देना पड़ा। तो इन्होंने एक तरह से 120 रुपये का टैक्स सेव कर लिया। तो एक तरफ इन्होंने 400 रुपये का ब्याज दिया, पर दूसरी तरफ इन्होंने 120 रुपये का टैक्स सेव कर लिया। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो नेट कॉस्ट हुई वो 280 हुई। और मैं बस बात खत्म करूंगा, पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन फिर बात खत्म करूंगा। यानी देखा जाए तो ये कंपनी वैसे 10% की रेट का इंटरेस्ट दे रही है, ये वाली कंपनी, ठीक है, लेकिन अगर इस 10% की रेट को देखा जाए, इसे टैक्स के साथ एडजस्ट किया जाए तो 1 माइनस 0.3 करके आपका 0.7 आएगा, और आप इवेंचुअली जो टैक्स दे रहे हो वो 7% दे रहे हो। पहली नज़र में लगता है कि हम 10% टैक्स दे रहे हैं, बट इन रियलिटी हम 7% टैक्स दे रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की आपको। और वैसे बस आपको कुल मिला के याद ही रखना है कि आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट को टैक्स के साथ एडजस्ट करना है, और फिर यहाँ पे अपॉन में नेट प्रोसीड्स आता है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपका ये वाला रहा था, बी वाला आंसर, ठीक है ना, बी आंसर था इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। यानी अभी अपन ने जो डिवेंचर क्वेश्चन सॉल्व किया था वो इरिडीमेबल था, और अब जो क्वेश्चन है वो रिडीमेबल डिवेंचर है। मैं आपको इसकी खासियत बताता हूं। जैसे सपोज करो अपन एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक कंपनी 5 साल के बाद रिडम्पशन करने का इरादा रखती है। अपन क्वेश्चन में देखते हैं, अपन को सीखना क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सीखना है, यानी आपको केडी निकालना सीखना है, ठीक है। ओके, तो एक तो ये मैटर करेगा कि आप ब्याज कितना दे रहे हो, एक तो ये मैटर करेगा, एक ये मैटर करेगा कि टैक्स की रेट क्या चल रही है। वो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि केडी निकालते समय कौन सा फैक्टर मैटर नहीं करता। तो केडी निकालते समय इंटरेस्ट की रेट मैटर करती है, टैक्स की रेट मैटर करती है, रिडम्पशन वैल्यू, आप क्या वैल्यू लौटाने वाले हो। सपोज करो डिवेंचर है 100 रुपए का, लेकिन हमने ये कहा कि हम 120 रुपए वापस करेंगे, हम रिडम्पशन पे 120 वापस करेंगे। और ये भी मान लेते हैं कि डिवेंचर 100 का था पर आपने 90 रुपया ही लोगों से लिया, मतलब आपने दोहरा घाटा खाया। आपको पैसा चाहिए होगा तो आपने उनको बोला कि भाई तुम तो मुझे 100 की जगह 90 ही दे दो, और बदले में मैं तुम्हें 100 की जगह 120 रुपए दूंगा। अगर बात पे गौर करें तो मैंने 30 रुपए का घाटा खाया, 10 रुपए अपफ्रंट
और 20 रुपए बाद में, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि डिवेंचर की लाइफ 5 साल है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आप इस क्वेश्चन में डिवेंचर इशू कर रहे हो, सपोज करो आप 10% के डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो इंटरेस्ट तो हम देंगे ही देंगे, इंटरेस्ट तो हम देंगे ही देंगे। और मैंने अभी अभी समझाया कि आपको इंटरेस्ट में टैक्स इफेक्ट देना है, इतना तो है ही है, पर इस बार आप घाटा को ज़्यादा खा रहे हो। इसके लिए आपको आप जो वैल्यू मैच्योरिटी पे देने वाले हो वो लिखनी पड़ेगी, और जो पैसा आप लोगों से ले रहे हो वो पैसा लिखना पड़ेगा। इससे पता लगेगा कि हम कितना घाटा खा रहे हैं, और अपॉन में यहाँ एन होगा कि वो घाटा हम कितने साल में खा रहे हैं, ठीक है। अपॉन में आप कितना एवरेज फंड यूज कर रहे हो, तो एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 करना पड़ेगा। कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला, जी हाँ बिल्कुल, ये इतना बड़ा जहाज जितना जो फॉर्मूला है ये आपका केडी का फॉर्मूला है। कि सर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि केडी का फॉर्मूला इतना छोटा होता है कि है ना, अपने को केवल इंटरेस्ट देखना है, अपॉन में नेट प्रोसीड देखना है, और बस इसको टैक्स के साथ एडजस्ट करना है। बिल्कुल, अगर आपका इरिडीमेबल वाला क्वेश्चन है तो ये इतना ही छोटा फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा हो जाता है अगर आपका रिडीमेबल डिवेंचर्स है। मैं जस्ट वैल्यूज फिल करके आपको बताऊं, जैसे आपके क्वेश्चन में 100 रुपए का डिवेंचर है और आप ब्याज दे रहे हो, तो 10 रुपए तो आप ब्याज दे रहे हो, पहले 10 रुपए वो लिखो, है ना, एक एक करके अपन चीजें लिखते हैं। 10 रुपए ब्याज देते हैं। सपोज करो टैक्स की रेट पहले की तरह 30% है, तो ये 1 माइनस 0.3 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैच्योरिटी पे आप कितने रुपए देने वाले हो, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने माना कि आप 120 रुपए देने वाले हो। क्वेश्चन बता देगा आपको। नेट प्रोसीड आपने लोगों से कितना रुपया उठाया, 90 रुपये उठाया, और लाइफ कितनी है, मान लेते हैं कि आपने पैसा 5 साल के लिए बोरो किया, तो अपॉन में 5 आ गया। और नीचे आपको 120 प्लस 90 अपॉन 2 ऐसे करना है। फिर कैसे सॉल्व होगा, ये 10.7 से मल्टीप्लाई होके हो गया 7 रुपये, और ये 120 में से 90 गया 30 बटा 5, ये हो गया 6। एक तरह से अपन 13 रुपये का नुकसान खा रहे हैं ब्याज के फॉर्म में, और ये जो हमने पैसा लिया है और दिया है उसका जो डिफरेंस है उसकी वजह से अपन 6 रुपये का नुकसान खा रहे हैं। और अपन जो फंड एंजॉय कर रहे हैं 120 प्लस 90 210 बटा 2 105 रुपये, जो आप फंड एंजॉय कर रहे हैं वो 105 रुपये है। तो बस 13 बटा 105, और परसेंटेज में कोट करना हो तो इंटू 100, इससे आपको पता लग जाएगा कि कितना रेट है कॉस्ट ऑफ डेट का, इससे पता लग जाएगा। ओके, वैसे इन्होंने अपन से क्वेश्चन में कैलकुलेशन वगैरह नहीं चाहा था, इसने तो पूछा था बताओ क्या फॉर्मूला है, तो केडी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन पहला फॉर्मूला इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इसमें इन्होंने 1 प्लस टैक्स यूज किया है, 1 माइनस टैक्स होता है, तो ये ठीक लग रहा है। अच्छा, ये आरवी मतलब है रिडम्पशन वैल्यू, और एसवी मतलब है सेल प्रोसीड, लेकिन यहाँ पे भी प्लस का साइन नहीं होता है, यहाँ माइनस का साइन होता है, ये भी गलत है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है 1 माइनस टैक्स के साथ एडजस्ट किया है, यहाँ रिडम्पशन वैल्यू माइनस सेल प्रोसीड्स अपॉन एन लिखा है, सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ गलत है लास्ट वाला सही है फिर, ठीक है। नीचे आपको एवरेज वैल्यू करनी होती है, रिडम्पशन वैल्यू जो हम चुकाएंगे और सेल प्रोसीड्स जो हमने लोगों से ली है, इसको सेल प्रोसीड्स भी बोलते हैं और इसको नेट प्रोसीड्स भी बोलते हैं, ठीक है, अपॉन 2, तो आपका इसका डी फॉर्मूला होगा। तो अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आपको चीज आसान रहेगी, ठीक है। चलो, तो अभी अपन इसका डेफिनेट देखेंगे, डी आंसर होगा। चलो, आप रट्टा भी लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे ना तो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि जस्ट अ मिनट, ये क्या आ गया भाई, जस्ट अ मिनट, ये तो कुछ और ही खुल गया दिखता है, एक सेकेंड, ओके सॉरी चलिए तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज इट जनरली नेसेसरी टू अप्लाई अ टैक्स एडजस्टमेंट। तो बस ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए, आप कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालते हैं। कि एक बात बताता हूं आपको, बहुत जब आप छोटे थे, जब आप पढ़ना सीखते ही थे, तो आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड में एक अंतर बताया गया होगा। इंटरेस्ट बताया गया होगा कि इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट लाभों पे भार होता है, इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ता है, चाहे आप कमाओ चाहे मत कमाओ, इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ता है, इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन, डिविडेंड जो है वो एक तरह का एप्रोप्रिएशन होता है। जब आप प्रॉफिट कमाते हो
उसके बाद ही आपको डिविडेंड देना होता है। उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी होती है कि वो चाहे तो दें और चाहे तो डिविडेंड ना दें। मतलब इंटरेस्ट देना कंपल्शन है और डिविडेंड देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा पे डिपेंड करता है और उससे पहले प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है। ओके मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप कभी, आपको हमेशा ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। कंपनी जो मोटे तौर पे पैसा कमाती है उसे ईबीआईटी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सीक्वेंस ये है कि पहले कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, जब इसमें से आई रिमूव हो जाता है तो बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, आई रिमूव होने के बाद इसमें से कंपनी टैक्स देती है, इसमें से कंपनी टैक्स देती है और इसके बाद जो आता है वो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। गौर कीजिएगा, कंपनी डिविडेंड देती है तो यहां देती है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो डिविडेंड दिया जाता है वो टैक्स के बाद दिया जाता है। यानी यहां आप 10 रुपए दोगे तो उसका इंपैक्ट 10 रुपए के बराबर होगा। आप कमाने के बाद 10 रुपए खर्च करोगे ना तो उसका इंपैक्ट 10 रुपए जितना होगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट का 10 रुपए दोगे तो इंटरेस्ट का 10 रुपए का इंपैक्ट 10 रुपए जितना नहीं होता, क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्योंकि इंटरेस्ट देने की वजह से आपके टैक्स में कमी आती है, इंटरेस्ट देने की वजह से आपके टैक्स में कमी आती है तो वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि कौन सा सोर्स ऐसा है जिसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते समय हमको टैक्स एडजस्टमेंट करना होता है। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, और डिवेंचर से एक बड़ा वर्ड है डेट, जब भी आप कॉस्ट ऑफ डेट निकालोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट मतलब ऋण की लागत निकालते समय आपको डेफिनेट टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, रेलन लिमिटेड हैज 10% प्रेफरेंस शेयर। पहले कुछ क्वेश्चन डिवेंचर पे आए, पहले तीनों क्वेश्चन, अब प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। रेलन लिमिटेड हैज 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 4,50,000, फेस वैल्यू इज 100 रुपी, इशू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 100 पर शेयर। मतलब फेस वैल्यू भी 100 है, इशू प्राइस भी 100 है, मतलब इसको बोलते हैं पार वैल्यू पे इशू हो रहा है। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2 रुपी पर शेयर। मतलब हम जब शेयर को इश्यू करेंगे तो 2 रुपए हमारा खर्चा हो जाएगा, ब्रोकरेज का, अंडरराइटिंग का, डॉक्यूमेंटेशन का 2 रुपए हमारा खर्चा होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, निर्गमन लागत। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले आप ये देखना कि ये क्या केडी का क्वेश्चन है, जवाब है नहीं। तो ये क्वेश्चन है केपी का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। उसमें आप देखना कि क्वेश्चन आपका इररिडीमेबल है, यानी हम शोधन का इरादा नहीं रखते हैं। लाइफ टाइम के दौरान अगर हम रिडम्पशन का इरादा नहीं रखते हैं तो उसको बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और अगर इरादा रखते हैं कि हम 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रेफरेंस शेयर को निपटा देंगे तो वो रिडीमेबल होता है। बाय द वे ये क्वेश्चन अभी रिडीमेबल का नहीं है, इररिडीमेबल का है। ओके, जैसे डिवेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हमें डिविडेंड देना पड़ता है। वहां अपन ने ब्याज दिया था तो ब्याज को, इंटरेस्ट को आई से या आर से कोट करते हैं। यहां पे अपन प्रेफरेंस शेयर के बदले में क्या देते हैं? प्रेफरेंस शेयर के बदले में डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड पे आपको टैक्स इफेक्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, इतना सिंपल है। डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। कि सर इतना सिंपल फॉर्मूला? बिल्कुल इतना ही सिंपल फॉर्मूला है। और मैं आपको कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश करूं तो अगर आप केडी निकालते हो तो आप डिविडेंड की जगह क्या देते हो? ब्याज। बस ब्याज में आपको टैक्स का इफेक्ट निकालना होता है, इतनी सी तो बात है। अपॉन में नेट प्रोसीड्स और इनटू 100 तो अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज अपने को परसेंटेज में कोट करनी होती है तो इनटू 100 करते हैं, इतनी सी बात। तो अब आप देखो, आप डिविडेंड कितना दोगे? तो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10%। हमें पता है ये जो 10% होता है ये डिविडेंड की रेट होता है। अच्छा, डिविडेंड किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो 100 रुपए का 10% कितना हुआ? 10 रुपया। तो यहां पे डिविडेंड कितना हुआ? 10 रुपया। अच्छा, नेट प्रोसीड का मतलब हमने 10 रुपया दिया, हमें क्या मिला? भाई ये भी तो पता लगे। आप बोलेंगे 100 मिला, मैं कहूंगा 100 नहीं मिला, तुम्हें 100 नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 100 रुपए में तुमने प्रेफरेंस शेयर को इश्यू किया था, 2 रुपए तुम्हारे फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई, तो तुम्हारे को 98 रुपए मिले। यानी जो भी तुम भुगत रहे हो, तुम मतलब कंपनी जो भी डिविडेंड भुगत रही है उसके बदले में हमें 98 रुपया ही मिला है। तो 10 बटावा 98 है ना, ये 10 रुपए तो क्या है? डिविडेंड, और 98 रुपए है नेट प्रोसीड इनटू 100। मैं बस इतना जानता हूं कि आपका जो आंसर आएगा वो 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि हमें बदले में 100 रुपए नहीं मिल रहा है, हमें बदले में 98 मिल रहा है। तो आपका आंसर
10% से थोड़ा ज़्यादा आएगा, आप थोड़ा ही ज़्यादा 10.20% आएगा। तो ये आप कर लेना, वो तो कैलकुलेशन हो जाएगी आपसे। तो 10.20% आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। सही लागत निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कॉस्टिंग में प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी लागत निकलती है, उसी तरह फाइनेंसिंग डिसीजन में जब हम किसी से अमाउंट बोरो करते हैं तो हमें उसकी सही लागत निकालनी आनी चाहिए। यही मकसद है। पहले दिमाग में कॉस्ट क्लियर होनी चाहिए ताकि बाद में सेलिंग प्राइस डिसाइड करते समय ये चीज़ें काम आती हैं। तो इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ही है, मतलब थोड़े से आप समझ गए ना तो फिर आप आराम से कर लोगे। ये मैंने सारा कैलकुलेशन लिखा है, आप और पीडीएफ हमसे मंगा लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो वापस इन्होंने वर्ड जो बोला वो इररिडीमेबल है। ठीक है, वैसे प्रेफरेंस शेयर का हम 20 साल के अंदर अंदर रिडम्पशन कर ही देते हैं, पर मान लो किसी कंपनी ने पुराने जमाने में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकाल रखे हैं, यानी जिसका पता नहीं है कि जिसका शोधन मतलब रिडम्पशन कितने साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा या 10 साल बाद होगा, तो आपका छोटा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, छोटा चेतन, छोटा फॉर्मूला लगेगा। इसमें अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो ऊपर आप डिविडेंड रखो, अपॉन में आपको नेट प्रोसीड रखना है, टैक्स का एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। इतना सिंपल फॉर्मूला है। सर किसका फॉर्मूला लिखा है आपने? ये मैंने लिखा केपी। यहाँ के फॉर होता है कॉस्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस शेयर। तो ये कह रहा है कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड करना होता है, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है आपको टैक्स एडजस्ट करना होता है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। और सेकंड में भी, अच्छा सेकंड इसमें नेट प्रोसीड्स मिसिंग है, पर वैसे भी टैक्स एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। और यहाँ जबरदस्ती इन्होंने अलग अलग तरीके से टैक्स एडजस्टमेंट कर रखे हैं जिसकी बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि डिविडेंड इज पेड आफ्टर टैक्स। डिविडेंड इज पेड थ्रू आउट, मतलब जो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड का इंपैक्ट डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि ब्याज का इंपैक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता। ब्याज देने में भले 10 रुपए जाता है, लेकिन बाद में उसकी वजह से 3 रुपए का टैक्स भी सेव होता है, तो नेट हमारा 7 रुपए ही जाता है। ये बात आपको समझनी होगी। इसका आंसर ए रहेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज इररेलेवेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वेल, पहले तो मैं आपको बताऊं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन कैसा होता है। देखो, अभी पहले पुराने से शुरुआत करते हैं। जैसे आप देखो, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए आपको ऊपर रखना है डिविडेंड, अपॉन में रखना है नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला देख के आप समझ गए ये इररिडीमेबल का है। लेकिन अगर मुझे पता है कि 5 साल के बाद मैं, मान लो वापस वही पुराना एग्जांपल दे रहा हूं, 100 की जगह 120 रुपए देने वाला हूं, और ये भी कि मैंने 90 रुपया ही लोगों से लिया था, तो आपको देखो इतना फॉर्मूला जितना है वो तो लिखना ही है, यानी आपको डिविडेंड तो देना ही है, तो डी, लेकिन प्लस आपको एम वी माइनस एन पी अपॉन एन। कि सर ये क्या होता है? ये एक तरह के वैसे लॉस को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे हमने 120 रुपया हम देंगे और 90 रुपया हमने लिया था, दैट मीन्स हमने 30 रुपए का लॉस खाया, और 30 रुपए के लॉस को हम फैला देते हैं ओवर द ईयर्स, तो 30 अपॉन एन हो जाता है। ठीक है, और अपॉन में अपन एवरेज फंड यूज करते हैं, एम वी प्लस एनपी। एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स है, इसको आप सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो, पर नेट प्रोसीड्स ज्यादा सही शब्द है, खर्चा काट के, अपॉन 2। कि सर ये जहाज जैसा फॉर्मूला, बिल्कुल ये जहाज जैसा फॉर्मूला है, लेकिन केडी और केपी का फॉर्मूला ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, केवल टैक्स इफेक्ट देने या न देने की बात है। अब यानी अगर आप देखो कि केपी निकालते समय कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट मैटर करती है। यस, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से आपका नेट प्रोसीड्स डिस्टर्ब होता है, तो ये फॉर्मूला डिस्टर्ब होता है, तो दिस थिंग मैटर्स। डिस्काउंट से भी हाँ, क्योंकि अगर आप कंपनी डिस्काउंट देती है या नहीं देती है तो नेट प्रोसीड्स कम ज्यादा होती है। अगर भाई कंपनी डिस्काउंट नहीं देती है तो 100 की जगह 100 लिखा जाएगा, और कंपनी 5% डिस्काउंट देती है तो 100 की जगह 95 लिखा जाएगा, तो ये चीज भी मैटर करती है। और नेट प्रोसीड्स, बिल्कुल ये तो घुमा फिरा के वही वाली बात कह दी, नेट प्रोसीड्स मैटर करती है, लेकिन ईपीएस मैटर नहीं करती, क्योंकि ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं
वहां काम आती है। प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ईपीएस मैटर नहीं करता। कोई अभी तक मैंने जो पांचों छह क्वेश्चन कराए, कोई कहेगा सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, पर मैं कहता हूं नहीं, इनकी जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल से ही निकलती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिकल समझ अच्छी है, तो अगर आपके पास बहुत एग्जाम में समय हो, अगर एग्जाम में बहुत समय हो, तो जो अंदर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, वो भी थोड़े बहुत लगाया करो। बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं, पर थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाया करो, थोड़े बहुत फॉर्मूले लगाया करो। तो उससे क्या होगा, जब थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब क्या, थ्योरी को ही तो अप्लाई किया गया होता है। जो थ्योरी आपको पहले शुरुआत के पेजेस में पढ़ाई जाती है, तो कई लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े ना आते हैं। मैं कहता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आते, तो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से जो थ्योरी निकलती है वो तो आती है ना। तो इसलिए जब समय हो तो उनको भी थोड़ा करना चाहिए। समय कम हो तो फिर देखो आप अपना पढ़ाई का तरीका चेंज करते हो। ठीक है, तो ये इसका सी आंसर रहा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर द डिविडेंड यील्ड मेथड। तो अब आप समझो, अब अपने जो क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर के भी हो गए, अब ये अपन से कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो के ई कैलकुलेट करने के तीन, इनफैक्ट चार तरीके होते हैं। के ई तरीके का क्वेश्चन का पहला जो मेथड है वो कहलाता है डिविडेंड यील्ड मेथड। इसमें डिविडेंड देखा जाता है, नेट प्रोसीड्स देखी जाती है, कभी कभी नेट प्रोसीड देखते हैं, कभी कभी मार्केट प्राइस देखते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर्स की लागत निकाल रहे हैं, वर्तमान अंशों की लागत निकाल रहे हैं, तो मार्केट प्राइस यूज होता है। और अगर अपन नए अंशों की लागत निकाल रहे हैं, यानी नए अंश जो हम इशू करने वाले हैं उनकी लागत निकाल रहे हैं, तो नेट प्रोसीड्स करते हैं। पर डिविडेंड यील्ड मैटर में डिविडेंड रखा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये इक्विटी डिविडेंड की बात चल रही है। आप कह सकते हो सर इसका फॉर्मूला प्रेफरेंस शेयर जैसा ही है, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर जैसा ही है। एक होता है आपका अर्निंग यील्ड, ठीक है, अर्निंग यील्ड मेथड, यानी केई निकालने के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारी अप्रोचेस हैं। उसमें आपको डी नहीं रखना होता, ईपीएस रखना होता है, अर्निंग पर शेयर। यानी ये जो है इट्स लाइक ए डीपीएस, और यहां पे है ईपीएस। अपॉन में वही, या तो आपको मार्केट प्राइस रखनी होगी या आपको नेट प्रोसीड्स रखनी होगी। टैक्स इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स की कॉस्ट होती है। अच्छा, इन दोनों में अच्छा जो मेथड माना जाता है, इन दोनों से अच्छा वो होता है डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। उसमें आपको डिविडेंड रखना है, अपॉन में वही मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स रखनी है, इनटू 100 रखना है, और प्लस आपको जिस रेट से हमारी इनकम ग्रो कर रही है वो रखना होता है। बाद में जब आप डिविडेंड डिसीजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो गॉर्डन ने इसी का यूज किया हुआ है। तो इनमें सबसे अच्छा, इन तीनों मेथड में सबसे अच्छा ये माना जाता है। और अभी केई निकालने का जो कहें बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला चल रहा है वो है CAPM मेथड। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तब बात कर लेंगे। इसमें आपको रिस्क फ्री रेट देखनी है, प्लस रिस्क रेट ऑफ मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट देखनी है, और इसे बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं करा दूंगा, पर आगे के क्वेश्चनों में केई में अपने ये चारों फॉर्मूलों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहां एक भ्रम हमें होता है कि जैसे जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होती उनको ही ये डाउट आता है कि सर जैसे डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और प्रेफरेंस शेयर पे भी हम कमाते हैं तो डिविडेंड देना पड़ता है, इक्विटी को डिविडेंड दें ना दें वो तो सर मर्जी है। तो मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जीरो होती है क्योंकि हमें बदले में कुछ नहीं देना पड़ता। देखिए, अगर आप खुद ही सोचो कि अगर आप किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाते हो और वो अगर आपको कुछ नहीं देगी तो उस कंपनी में आप 1 लाख रुपए क्यों लगा के रखोगे? यानी उस कंपनी को आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा। इसलिए या आप खुद कंपनी की तरह सोचो, तो जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है बदले में हमें उनको देना ही पड़ेगा। हालांकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ बाउंडेशन नहीं होता है, कि आपको देना ही है, प्रॉफिट नहीं होता है तो नहीं दिया जाता है, लेकिन मॉरली या मार्केट कंडीशंस की वजह से आप मजबूर हो जाते हो कि आपको उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न देना ही पड़ता है। क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो बैंक में पैसे रखा सकता है, वो एफडी करा सकता है, वो गोल्ड खरीद सकता है,
रियल एस्टेट में पैसे लगा सकता है, म्यूचुअल फंड में लगा सकता है, उतनी दुनिया छोड़ के वो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो बदले में वो कुछ तो चाहेगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो होती है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमारे लिए कॉस्ट बन जाती है। और उसकी वो एक्सपेक्टेशन कैसे बन जाती है, जिस रेट से हम डिविडेंड दे रहे हैं वो देख के उसकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, या जिस रेट से हम अर्न कर रहे हैं उसको देख के उसकी एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है, या जिस रेट से हमारी अर्निंग ग्रो कर रही है उससे उसकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। ठीक है, तो खैर मैंने क्वेश्चन में ये था कि आपका जो डिविडेंड यील्ड मेथड है, लाभांश उपज विधि या लाभांश प्राप्ति विधि, उस मेथड में आप कैसे कॉस्ट निकालोगे। तो इसमें आपको के के लिए डी अपॉन पी जीरो, के के लिए आपको डी अपॉन पी जीरो लिखना है। ये वाला जो है ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये CAPM मेथड का फॉर्मूला है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है। ये वाला जो है ये आपका डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है। ये वाला जो है ये आपका अर्निंग यील्ड वाला फॉर्मूला है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है क्योंकि इसमें चारों ही मेथड से के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, ई फॉर इक्विटी, चारों ही मेथड से कॉस्ट निकाली जा सकती है। लेकिन चूंकि इसने जो मेथड का नाम लिखा था उस हिसाब से ये होगा, इनटू 100 अंडरस्टूड होता है, उसको लेके जिद मत किया करोगे कि सर नहीं सर क्वेश्चन चैलेंज होगा, डिलीट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इनटू 100 मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें आंसर। चलो बढ़ो आगे बढ़ते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन, लवी फैशन इज एक्सपेक्टेड टू पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 2 रुपी अ शेयर नेक्स्ट ईयर। एक कंपनी है 2 रुपए डिविडेंड देने का सोच रही है हर शेयर पे, और ये भी कि द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 20, वैसे वो शेयर अभी बाजार में 20 रुपए का बिक रहा है, एंड द ग्रोथ रेट इज 5%। व्हाट इज द फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, क्वेश्चन तब बहुत आसान हो जाता है अगर आपने फॉर्मूले याद करके गए हैं। तो ये बेसिकली के ई का क्वेश्चन है, इसमें हमें के ई निकालना है। इसके लिए आपको डी, जो डिविडेंड आप देने का सोच रहे हो, इसलिए बहुत लोग यहाँ पे D1 रखते हैं, D1 अपॉन पी जीरो इंटू 100 करना है। और अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दे रखी है तो उसे आपको सिंपली ऐड करना है, इतना सिंपल है। कंपनी 2 रुपए डिविडेंड देना चाहती है, कंपनी का पी जीरो का मतलब होता है राइट नाउ प्राइस एट स्पॉट, अभी प्राइस 20 रुपए है, इंटू 100। इसका मतलब है कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो 10% कमा रहा है, क्योंकि 20 रुपए के शेयर पे हो सकता है फेस वैल्यू अलग हो, लेकिन मार्केट प्राइस 20 रुपए है, तो 20 रुपए पे वो 2 रुपए कमा रहा है, यानी 10% कमा रहा है। इसके अलावा कंपनी की अर्निंग हर साल 5% ग्रो कर रही है, तो वो भी कमा ही रहा है। तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी 15%, यानी शेयर होल्डर हमारी कंपनी से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। कि सर ये कौन सा मेथड है, मैंने जैसे कहा कि केई के 4 मेथड हैं, ये आपका डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल है। ये फॉर्मूला आपका जब आप डिविडेंड डिसीजन वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो डिविडेंड डिसीजन वाले क्वेश्चनों में भी काम आएगा। उसमें क्या होता है, मैं अभी आपको बता दूं एक चीज, ये जो चीज है, ये जो प्लस जी है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी के ई माइनस जी। ठीक है, ये जी मतलब प्लस में था, ये यहाँ आ गया, और ये D1 अपनी जगह रह जाएगा। और एक बार के लिए पी जीरो अपन ने, यानी अभी अपन ने केवल क्या किया, जी का पोजीशन चेंज किया। अब मैं थोड़ा और बताऊं, ये पी जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, और ऊपर D1 अपॉन के ई माइनस जी, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिविडेंड का गॉर्डन मॉडल हो गया। तो वो ये भी पूछ सकता है कि गॉर्डन मॉडल किस पे आधारित है, तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल पे आधारित है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का आंसर हमें तो ये निकालना था, के ई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो है 15%, आपका आंसर सी रहेगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखें तो कहता है नेशन लिमिटेड हैज़ 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। एक कंपनी ने 12,000 शेयर इशू कर रखे हैं 100 रुपए वाले। सेल प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 115 पर शेयर। 100 रुपए उसका फेस वैल्यू है, बाजार में वो 115 रुपए बिक रहा है, यानी कंपनी की अच्छी गुडविल होगी। फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपए पर शेयर, यानी हम जब शेयर बेचने जाएंगे तो 5 रुपए हमारा खर्चा आएगा, डॉक्यूमेंटेशन का, बैंक चार्जेस,
अंडरराइटर, ब्रोकरेज वगैरह 5 रुपये लगेगा। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट इज 5%। ये उम्मीद है कि हर साल कंपनी 5% से ग्रो करेगी, उसकी अर्निंग ग्रो करेगी, डिविडेंड ग्रो करेगा 5% से। एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज ₹11 पर शेयर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? एक बार फिर इन्होंने के बोला है। आप जैसे क्वेश्चन में आपके दिमाग में आएगा कि सर मुझे तो आप ये बताओ कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो सिंपल है जी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दे रखी है तो ग्रोथ मॉडल सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, और अगर वो दे रखी है तो आपको वही अप्लाई करनी है। तो के ई बराबर आपको क्या करना है, आपको लिखना है D1। D1 मतलब डिविडेंड कितना आप साल के एंड में सोच रहे हो, अपॉन P0। अभी अपन की क्या प्राइस चल रही है, इसमें क्या है, आपको P0 की जगह NP नेट प्रोसीड्स काम में लेना है। अगर आप फ्रेश इश्यू कर रहे हो तो आपको नेट प्रोसीड्स काम में लेना है, इनटू आपने करना है 100, और फिर आपको उसके बाद ग्रोथ रेट जोड़ देनी है। जैसे कंपनी जो डिविडेंड देने का सोच रही है वो है 11 रुपये, और कंपनी के पास खर्चा काट के जो आएगा हाथ में वो है 110 रुपये। कि सर कैसे? 115 रुपये पे हम इशू करेंगे और 5 रुपये हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, तो 110 रुपये कंपनी के हाथ में आएगा। ठीक है, तो 11/110 इंटू 100, तो ये तो आपका डिविडेंड वाला पार्ट हो गया। इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाने के बाद आपके अंदर इसमें ग्रोथ 5% और जोड़ना है। ठीक है, तो 11/110 आप सॉल्व कर लोगे सिंपली। ठीक है, आपका हो गया 10। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो 10। तो ये अब ये गलती मत करना कि 10 का 5% निकालो, ऐसा नहीं करना। आपका ये रिजल्ट 10 आया है और ये 5 और आया है, 10 और 5 15%। इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। से कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, मतलब अगर आपने शेयर होल्डर्स से पैसा ले रखा है तो कंपनी को 15% कम से कम कमाना चाहिए। यानी कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए जहां पे कम से कम 15% का रिटर्न तो आवे, क्योंकि आपने किसी को भरोसा दे दिया है या लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप 15% रिटर्न जनरेट करके दोगे। ठीक है, जैसे कई बार आप म्यूचुअल फंड सुनते हैं कि फला म्यूचुअल फंड ने 16% का रिटर्न दिया, अच्छी बात है, बाकी लोगों ने 12-13% दिया, फला म्यूचुअल फंड ने 16% दिया, लेकिन वो फिर उनके गले की फांस बन जाता है, क्योंकि फिर शेयर होल्डर या जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं वो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये ऐसा ही परफॉर्म करेगा, और जब वो परफॉर्म ऐसा नहीं करता है तो फिर उस म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन डाउन भी होगा। खैर वो दूसरी बातें हैं, दूसरी बातें तो क्या है पर, लेकिन अभी अपने टॉपिक से थोड़ा सा अपन आउट हो जाएंगे, इसीलिए अच्छा 15% यहाँ पे आप कहोगे ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ये तो दे तो रखा है, ये वाला 15%, वी वेरी वेल नो। इसको अपन 0.15 कह सकते हैं और 0.15 को अपन 0.15 भी कह सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से भी आंसर हो सकता है। होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, नेट प्रोसीड्स निकालते समय सेल प्राइस में से जो आपका खर्चा है वो खर्चा आप माइनस कर दिया करो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल और मेथड मेक्स यूज ऑफ बीटा कॉफिशिएंट इन द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? ये क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेथड ऐसा है जो के निकालते समय बीटा फैक्टर यूज करता है। तो आपका के निकालने का एक होता है CAPM, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मेथड। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले रिस्क फ्री रेट, बिना टेंशन वाला कितना रिटर्न है उसको देखा जाता है, प्लस मार्केट क्या रिटर्न देता है, रिस्क फ्री रिटर्न का गैप क्या है, इसको बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो ये सर क्या है, ये आपका के का फॉर्मूला है, और ये किस मेथड में है, ये है आपका CAPM मेथड में, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मेथड में, ये सारा दे रखा है। ठीक है, और सर बीटा होता क्या है, बीटा होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो ये होता है दांतों में झंझनाहट। हाँ, अरे मतलब आपकी कंपनी में अगर झंझनाहट है कि सर ढंग से बताओ क्या, जैसे सपोज करो किसी कंपनी का बीटा फैक्टर 1.5 है, या एक बार समझाने के लिए दुगना है, किसी कंपनी का बीटा फैक्टर अगर 2 है तो इसका मतलब है इसकी जो स्पीड है ना वो बाजार की या इंडस्ट्री की बाकी स्पीड के मुकाबले दुगनी है, यानी इसके अंदर दुगनी सेंसिटिविटी है। व्हाट इट मीन्स कि अगर शेयर मार्केट 8% ग्रो करेगा और अगर हमारी कंपनी का बीटा फैक्टर दुगना है तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी 16% के हिसाब से ग्रो करेगी। लेकिन ये दुधारी तलवार है, अगर शेयर मार्केट
3% डाउन जाएगा, तो इसका मतलब ये भी है कि बीटा फैक्टर के असर की वजह से हमारी कंपनी का शेयर 6% डाउन जाएगा। तो कभी भी किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस कंपनी का बीटा फैक्टर भी चेक करता है कि वो कंपनी के अंदर सेंसिटिविटी कितनी है एज कंपेयर टू द मार्केट। खैर, हमारा क्वेश्चन ये था कि केई के कौन से मेथड में बीटा फैक्टर का यूज होता है, तो ये है आपका कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मेथड, पूंजी संपत्ति मूल्य निर्धारण विधि में इसका यूज होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, सॉरी, है ना, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, है ना, इसको थोड़ा सा भी मैं बोर्ड के साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 60, एक शेयर 60 रुपये में बिक रहा है। इसकी सर इतना क्या बता रहे हो, इतना तो हम समझते हैं। द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन 10 ईयर GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड इज 5.5%। मैं समझाता हूँ क्या कि सर जो बताने की चीज़ है वो तो बता नहीं रहे हो। द एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%। द बीटा ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट इज 1.5। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर द CAPM। तो मुझे पूरी कहानी ये समझ के ये तो समझ में आ गया कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है और ये हमसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना चाहता है। अच्छा, आप ये समझो कि RF क्या होता है। ये होता है रिस्क फ्री रेट, कि अगर इन्वेस्टर पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करा दे या भारत सरकार के ट्रेजरी बिल खरीद ले जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसमें गारंटी है RBI की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें कितना कमाएगा, तो उसमें वो कमाएगा 5.5%। मैं अभी इसको लिखा 5.5। अच्छा, इसके बाद आपको इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको रेट रिटर्न मार्केट कितना देता है और रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, इसका आपको गैप निकालना है। इस गैप को रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। देखिए, एक बंदा, मान लो मैं हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस में भी तो पैसे लगा सकता था ना, उसके बजाय मैं शेयर मार्केट को चुनता हूँ, यानी रिस्क उठाता हूँ, तो मुझे कुछ तो ज़्यादा मिलना चाहिए। जहाँ ज़्यादा वर्ड होता है उसका मतलब होता है प्रीमियम, तो हमें कुछ तो प्रीमियम मिलना चाहिए। कई बार तो आपको मार्केट रिटर्न, RM यानी मार्केट रिटर्न दिए हुए होंगे और रिस्क फ्री रेट तो खैर इसमें दे ही रखा है, लेकिन कई बार इन दोनों का जो गैप होता है, जिसको अपन इक्विटी प्रीमियम या मार्केट प्रीमियम बोलते हैं, वो दे रखा होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है, तो इन्होंने मतलब गैप सॉल्व कर रखा है। ठीक है, गैप सॉल्व कर रखा है। मल्टीप्लाई आपको बीटा फैक्टर दे रखा है कि इस कंपनी में झंझनाहट कितनी है, वो है 1.5 गुना, मतलब ये कंपनी 1.5 गुना फास्ट चलती है। जब भी आप ब्रैकेट के किनारे पे होते हो तो इसका मतलब इसमें इंप्लाइड है कि इनटू का साइन होता है। ठीक है, कि सर इतना भी बच्चा मत समझो, इतना तो हमें पता है। 1.5 इंटू 8 करेंगे तो 12, यानी ये 17.5 सर क्या है, आपको ये एहसास अगर हो जाएगा ना तो आप समझ जाएंगे। इस कंपनी में पैसा लगाने वाला 17.5% का रिटर्न उम्मीद करके चल रहा है। तो अगर तुम इतना % कमाओगे तो वो तुम्हारी कंपनी में बना रहेगा, नहीं तो तुम्हारा शेयर बेच के निकल लेगा। ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर मत जाओ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस क्वेश्चन की आई है 17.5%। आपको केई का ये जो मेथड है इसको CAPM मेथड कहते हैं, और मैंने बताया, वापस मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप दोबारा सुन लीजिएगा। कोई भी आपको चीज़ कम समझ में आए आप दोबारा सुन लीजिएगा, बाकी नहीं समझ में आता तो आप एक बार नीचे कमेंट कर दिया करो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, 9928086953। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। एक काम अपन और करेंगे कि अब चैप्टर ऑन डिमांड अपन किया करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक अगर आपके एग्जाम में, नियर एग्जाम में आने वाला है, ऑब्वियस ही बात है मेरे पास बहुत सारे कमेंट आएंगे तो सारे वीडियो एक रात में तो बना नहीं दूंगा, पर अब मैं चैप्टर्स ऑन डिमांड बनाया करूंगा। जिसका एग्जाम मुझे लगेगा नज़दीक है या जिस पे मैंने प्रीवियस में पहले कभी वीडियो नहीं बनाए हैं तो मैं उसके वीडियो बना दिया करूंगा, और फिर भी आप मुझे भेज दिया करो। हो सकता है मैंने पहले वीडियो बना रखे हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपका कुछ तो भला हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे आपने सपोज करो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, किसी भी वजह से आप बीकॉम में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, या आपके सिलेबस में, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हो उस सिलेबस में ये नहीं है, किसी भी रीज़न से आपने टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ रखा, तो आप ये थोड़ा बहुत सुनेंगे तो थोड़ी बहुत पिक्चर तो आपको डेफिनेट समझ में आएगी। इसका आंसर डी था, डी हो चुका है। ठीक है, चलो इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं।
If we deduct risk-free return from market return and multiply it with beta factor and again add risk-free return, the resultant figure will be, कहता है कि यदि हम जोखिम मुक्त प्रतिफल को बाजार प्रतिफल से घटाकर बीटा फैक्टर से गुणा करें और पुनः जोखिम मुक्त प्रतिफल को जोड़ दें तो परिणामी आंकड़ा होगा। अगर आपने नहीं सुन रखा है तो आपको लगेगा पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहा है, पर इसने कहा कि हमें क्या घटाना है, रिस्क फ्री रिटर्न को मार्केट रिटर्न में से घटाना है। तो ये है मार्केट की रिटर्न और ये है आपकी रिस्क फ्री रिटर्न, आपको उसको घटाना है और मल्टीप्लाई करना है बीटा फैक्टर से, और फिर इसमें वापस से अगर हम रिस्क फ्री रिटर्न आगे जोड़ दो या पीछे जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ऐसे कर दोगे तो ये क्या आएगा, तो मुझे देखते ही याद आएगा, अरे 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 भाई साहब, इससे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा। मेथड कौन सा है, CAPM, ये मेथड का नाम है। अब अगर आप कहते हो कि ये थ्योरी क्वेश्चन है तो मैं कहूँगा नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही लपेट के, थ्योरी में लपेट के आपको दिया गया है। यानी इस पूरी रामायण को सॉल्व करने से क्या आएगा, इससे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, समता पूंजी की लागत आपकी आ जाएगी। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है तो मैं ज़्यादा और नहीं समझा रहा। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट, द रिस्क फ्री रेट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज कंसीडर्ड एज। पोस्ट ऑफिस में मैं पैसे जमा कराता तो सपोज करो मेरे को 6% का रिटर्न मिलता। मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस में जाता, पैसे जमा कराता तो मेरे को 6% का रिटर्न मिलता। और अगर मैं स्टॉक मार्केट में, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स फंड में पैसा लगाता तो मान लेते हैं कि मेरे को 11% का रिटर्न मिलता। तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसे अपन रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। देखिए, अगर आपने एक वो सीरीज़ देखी हो हर्षद मेहता की, जिसमें वो डायलॉग आता है, रिस्क से इश्क है और जितना जोखिम उतना मुनाफा, वो तो है ही है बात। तो आपने मार्केट में पैसा लगाया, रिस्क उठाया, इसलिए आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो देखो अपन नहीं कहते, पर इसने यही कहा था कि अगर रिस्क फ्री रेट को मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न से घटाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ऑप्शन है, उसको बोलेंगे कंट्री रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क, इक्विटी या मार्केट रिस्क प्रीमियम। जी हाँ, इन दोनों के अंतर को इक्विटी या मार्केट रिस्क प्रीमियम कहा जाता है, समता या बाजार जोखिम प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगली बात है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रोलेबल फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। इन फैक्टर्स को आप देखो और आप बताओ कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कंट्रोलेबल है, जो आपके नियंत्रण में है। देखो, कई चीज़ें अपने नियंत्रण में होती है, जैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या करनी है वो मेरे कंट्रोल में होती है, लेकिन बाहर का मौसम, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होती। तो अब आप पहचानो, डिविडेंड की पॉलिसी ये हमारे कंट्रोल में होती है, यस, कि डिविडेंड देना है नहीं देना है, इस पर अपन एक डिटेल्ड वीडियो अगला बनाएंगे, पर डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर, पर डिविडेंड पॉलिसी हमारे नियंत्रण में होती है। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट हमारे नियंत्रण में नहीं होती, वो आरबीआई तय करता है। वो देश विदेश की परिस्थितियाँ देखकर, फेडरल बैंक के रेट्स देख के, गोल्ड के प्राइजेस, गल्फ वॉर वगैरह वगैरह 100 तरह के पंगे होते हैं, उनको देख के इंटरेस्ट की रेट आरबीआई डिसाइड करता है। तो वो डायरेक्ट एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती। टैक्स रेट भी भारत सरकार, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह तय करता है। फाइनेंस बिल पास होता है, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऑल ऑफ द अबव का मतलब होता है कि ये सारे फैक्टर हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो जब ये दोनों फैक्टर हमारे हाथ में है ही नहीं, तो इसका आंसर ए रहेगा। डिविडेंड पॉलिसी जो रहती है वो हमारे हाथ में डेफिनेटली होती है। ये थोड़ा आगे आ गया, इसका आंसर ये रहा ए, डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और डेट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन स्पेसिफिक कॉस्ट आर कंबाइंड देन अराइव एट। ओके, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे को 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए मेरे फैमिली में एक हैं रिलेटिव, उनसे लिए।
तो मैंने इसको बोला कॉस्ट ऑफ एफ। 15 लाख रुपए मैंने मेरे फ्रेंड दोस्त से लिए, इसको दोस्त बोल देते हैं, तो इसको मैंने बोला के डी, ठीक है। और इसके अलावा 25 लाख रुपए मैंने बैंक से लिए, तो इसको अपन बोल देते हैं के बी। मान लो ये चीज़ें होती हैं, वैसे जो आपके कोर्स में होती हैं वो होती है कॉस्ट ऑफ डेट के डी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के पी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, और एक होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, है ना। और एक और भी होती है, अगर लिखें उसको, वैसे के डी में वो आ गया, पर अगर लिखें तो वो होती है के एल, कॉस्ट ऑफ लोन। ये सब क्या है, ये स्पेसिफिक कॉस्ट हैं, दोस्त से, फैमिली से, बैंक से, ये स्पेसिफिक कॉस्ट हैं। जब इनको मिला के कॉस्ट बनाई जाएगी तो वो कहलाएगी WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, या उसको बोलेंगे KO, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, है ना। तो क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि जब आप इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालते हो तो उसे KE कहते हैं, डेट की कॉस्ट निकालते हो तो उसे KD कहते हैं, लेकिन जब आप सारे सोर्सेज की समग्र लागत निकालते हैं, ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाँ, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं। देखिए ये सारी चीज़ें फाइनेंस में पढ़ी जाती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी टॉपिक होता है, कैपिटल बस्टिंग वाला, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी वहीं कैपिटल बस्टिंग में पढ़ा जाता है। लेकिन जब आप सारे सोर्सेज की, भाई आपने ABCD सारे सोर्सेज की कॉस्ट को मिला के जो एक आपकी रेट बनेगी वो आपकी होगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि जैसे आपकी जैसे KD है 8% और आपकी KE है 12%, थोड़ी देर के लिए, तो आपकी समग्र लागत बन जाएगी 8% प्लस 12% अपॉन 2, 10%। लेकिन ये मेरा समझाया हुआ तब सही है, इसको KO बोलेंगे, ये तब सही है जब हमने KD और KE से बराबर पैसा उठा रखा हो। सपोज करो हमने इससे भी 50 लाख रुपए ले रखे हो, इस सोर्स से भी 50 लाख रुपए ले रखे हो, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल आएगा वो 10% आएगा, 8 और 12 का एवरेज। नहीं तो अभी के आखिरी के जो 5 MCQ आएंगे उसमें मैं इस पर बात कर लूंगा। अभी आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आप समझ ही गए कि सारे सोर्सेज की मिलाकर अगर एक सिंगल कॉस्ट बताई जाए तो वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगी। ठीक है जी, चलिए सॉरी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अ फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अभी वर्ड आया, एक फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। तो देखिए जैसे सपोज करो एक कंपनी है और उसका नाम है एक्स लिमिटेड। अगर एक्स लिमिटेड की KO 13% है, व्हाट इट मीन्स, मतलब इस कंपनी ने सपोज करो बाजार से 60 लाख रुपया ले रखा है और इसकी जो KO है वो 13% है। इसका मतलब है कि ये कंपनी अपने पैसे को ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएगी जहां कम से कम 13% का रिटर्न जनरेट होता हो। अगर इतना होगा तो कंपनी बनी रहेगी, 13% से ज़्यादा कमाएगी तो कंपनी ग्रो करेगी, और अगर कंपनी 13% नहीं अर्न कर पाती है तो कंपनी फिर पीछे जल्दी जाएगी, जो उसका फर्म वैल्यूएशन होगा वो फर्म वैल्यूएशन गिरेगा। ओके, मतलब KO आपके लिए एक तरह का कट ऑफ पॉइंट होता है। कट ऑफ पॉइंट क्या होता है, जैसे आपको मान लो किसी एग्ज़ाम में 40% लाने हैं, तो ये 40% आपका क्या है, कट ऑफ, कि अगर आप 40% से नीचे लाए गए तो फेल हो जाओगे। और अगर मान लो आपने पिछले 2-3 बार के रिजल्ट देखे हैं और आपने देखा कि उसी का सिलेक्शन होता है जिसके 70% मार्क्स आएंगे, वही बच्चा मेरिट में आएगा, तो 70% आपके पास कट ऑफ हो गया। इसी तरह से ये जो KO होती है ना, वो कंपनी के लिए कट ऑफ रेट होती है। एक वर्ड होता है हडल रेट, जैसे रेस होती है ना, तो एक तो रेस होती है सिंपल और एक थोड़े से बीच बीच में लकड़ी के ढांचे लगा दिए जाते हैं, आपको कूद कूद के पार करना पड़ता है, यानी आपको हडल पार करना पड़ता है, बाधा पूरी करनी पड़ती है। तो एक फर्म की समग्र पूंजी लागत क्या होती है, यह उसके ऋण की लागत के साथ व्युत्क्रम अनुपाती रूप से बदलती है। तो ये गलत लिखा है, मतलब इट वेरीज इनवेरिजिबली विद इट्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट। देखिए आप इसे मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर KD ऊपर जाएगी
तो आपकी के ओ भी कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी, रिवर्स नहीं जाएगी। ये जो लिखा है कि रिवर्स जाएगी, गलत लिखा है, क्योंकि के डी इज वन ऑफ द फैक्टर। के डी, के ई, के पी, इनसे मिलके के ओ बनता है। कैसा कंफ्यूज हो रहे हैं? अरे भाई, के डी, के ई, के पी, इन सब के औसत से आपका के ओ बनता है एक बार के लिए। तो अगर आपकी के डी ऊपर जाएगी, यानी अगर ये कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो आपका के ओ भी ऊपर जाएगा। तो ये जो लिखा है ना कि रिवर्स रिवर्स दिशा में जाएगा, नहीं जाएगा रिवर्स दिशा में। अ फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन द टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट में बदलाव होगा तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट चेंज होगी, और आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट चेंज होगी तो फिर आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी चेंज होगी। तो ये भी गलत लिखा हुआ है। फिर कहता है कि एक फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है इट इज द अनदर टर्म फॉर द फर्म्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नहीं, इंटरनल रेट ऑफ, तो ये जो है फाइनली मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि कॉस्ट ऑफ, जो ओवरऑल कॉस्ट है, इसका मतलब ये है कि आपको उतना कमाना ही पड़ेगा अगर आपको जिंदा रहना है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, अगर आपकी के ओ यानी सारे सोर्सेज की कॉस्ट मिला के उसको एवरेज आउट करके आपकी के ओ 11% आई, तो इसका मतलब है आपको ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पड़ेगा जहां से कम 11% रिटर्न जनरेट हो। 11% से ज़्यादा जनरेट कर पाओगे। इसे और सिंपल बताऊं मैं आपको, थोड़ा बोर होंगे लोग, और सिंपल बताऊं। जैसे सपोज करो कोई कोई कहता है कि ना लोन नहीं लेना चाहिए। मुझे बताओ कि अगर मैं इस बोर्ड को खरीदता हूं और ये सेटअप लगाता हूं, उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, और वो 3 लाख रुपए मैं बैंक से 12% की रिटर्न पे, 12% की रेट पे उधार ले सकता हूं, तो मुझे बोरो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो समझदार व्यक्ति, कई लोग तो क्या बोलेंगे लोन लेना ही नहीं चाहिए, पैसा हो तो काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा नहीं होता। होता क्या है? होता यह है कि आप इस 3 लाख रुपए को लगा के कितना परसेंट कमाओगे। सपोज करो मैं 15% कमाऊंगा, तो फिर मैं कहता हूं लोन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट 12% है और आप जो जनरेट करोगे वो 15% है, विच इज हायर। तो आपको ग्रो करने के लिए लोन लेना चाहिए। सो लोन बैड नहीं होता। देयर इज अ गुड लोन, बैड लोन। ठीक है, जब लोन आप अय्याशी के लिए लेते हो तो खराब होता है, और जब लोन आप इन्वेस्टमेंट के लिए, धंधे में लगाने के लिए, वो भी धंधा जिससे तरक्की हो सकती है, उसके लिए लेते हो तो बिल्कुल सही लोन होता है। इसी तरह से आप समझो, फर्म जो ओवरऑल कॉस्ट है, सपोज करो वो ओवरऑल कॉस्ट अगर 11% है, तो फर्म क्या करेगी, उस पैसे से असेट्स खरीदेगी तो कम से कम उससे 11% या उससे ज़्यादा जनरेट होना चाहिए। तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो एक तरह से आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बन जाती है। वो आपके लिए एक बेंचमार्क रेट, एक हडल रेट, एक कट ऑफ रेट, एक पासिंग रेट बन जाती है। उतना आपको कमाना ही पड़ेगा। कि सर बस करो ना यार, बच्चे की जान लोगे। ठीक है, समझ गए सर, नहीं भी समझे तो ऐसे परेशान मत करो। नेक्स्ट इज द ओवरऑल, या तो बोलो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको बोलते हैं के ओ, या एक कभी लिखते हैं के WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंपोज्ड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ। ये क्या है? देखो कभी भी ध्यान रखना, ये सिंपल एवरेज नहीं है, ये हमेशा वेटेड एवरेज होता है। किसका? KD, KP, KE, KR, और अगर KL है तो बस। इन सब का अगर मैं ये करके अपॉन 5 करूँ ना, तो वो तो हो गया सिंपल एवरेज। लेकिन ये जरूरी थोड़ा कि हमने डेट से भी 20 लाख रुपए ले रखे हो, इक्विटी से भी 20 लाख ले रखे हो, प्रेफरेंस शेयर से भी 20 लाख ले रखे हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इसीलिए हमें वेटेज के हिसाब से निकालनी पड़ती है। लेकिन बात यह है कि जैसे अचार कैसे बनता है, तो अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, अरे अचार कैसे बनता है? अचार के लिए आपको शायद केरी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, तब जाके अचार बनता है। ऐसे ही WACC कैसे बनता है? आपको साधारण समता की लागत, पूर्वाधिकार अंशों की लागत, ऋण की लागत, और अगर इसमें बाय द वे एक वर्ड और होता, प्रतिधारित अर्जन, रिटेन्ड अर्निंग। कि सर प्रतिधारित अर्जन की भी लागत होती है क्या? बिल्कुल सर, लागत होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट उसकी भी होती है, यानी यहाँ पे एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, उन सब की लागतों का वेटेड एवरेज नोन एज WACC,
कि सर जल्दी ख़त्म करो, आपने इतना लंबा खींच दिया, इतना छोटा टॉपिक था, पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज, इसका एक और नाम बताइए। तो आपकी जो, बाप रे पता नहीं क्या का क्या ही खुलता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, हाँ। इसको कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, हाँ। बोथ एंड भी, बिल्कुल। इसको संयुक्त पूंजी लागत, समग्र पूंजी लागत, सम्मिलित पूंजी लागत, हिंदी इंग्लिश दोनों है, ये सब बोलते हैं। तो इसका आंसर सी रहेगा, बिल्कुल सही और आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन, ये अब तुम्हें थोड़ा सा WACC निकलता कैसे है वो समझ आएगा। डेट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ कियारा लिमिटेड इज 20%। यूं समझो कि उस कंपनी में 100 रुपये लगा हुआ है, तो 100 रुपये में से 20 रुपये उधार का है। इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16% एंड द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 12%, द टैक्स रेट इज 50%, व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कियारा लिमिटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैंने बनाया है इसलिए नहीं, पर ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे KO पूछा है, ओके। अरे भाई रुक जा रे, इसमें आपसे KO पूछा है। KO निकालने के लिए पहले आपको KD और KE निकालना होगा। इनकी मेहरबानी से आपको KE गिवन है, KE है 16%। अब आपको KD निकालना पड़ेगा। पहली नज़र में देखें तो आपकी जो KD दे रखी है वो दे रखी है 12%, लेकिन ये दे रखी है टैक्स से पहले। मैंने पहले आज जहाँ से ये लेक्चर शुरू किया तो वहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस टैक्स बेनिफिट को लेने के लिए आपको इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करनी पड़ेगी। 12% इंटू 1 माइनस टैक्स की रेट 50% है। 50% मतलब 50/100, 50/100 मतलब 5/10 यानी 0.5, ये 0.5। यहाँ पे एक में से आधा गया तो आधा रह गया, आधा 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 6% हो गया। तो आपकी KD आ गई 6%। अगर हम बिल्कुल जनरल नॉलेज ना लगाएं, जो कि हम नहीं करेंगे, तो हम कहते कि हमने एक दोस्त से 6% पे उधार ले रखा है और दूसरे वाले दोस्त से 16% पे उधार ले रखा है अपॉन 2, और हमारा रिजल्ट आएगा 11%। ऐसा हम सोच सकते हैं अगर अपन सिंपल एवरेज लगाएं। और सिंपल एवरेज तब लग सकता है जब दोनों सोर्सेज से अपन ने बराबर बराबर पैसा ले रखा हो। लेकिन इस सोर्स में मैंने डिवेंचर से ले रखा है 20%, इसका मतलब इक्विटी से ले रखा है 80%। किसका कहाँ लिखा है? अरे जब हमने कह दिया कि 100 रुपये में से 20 रुपये डिवेंचर से ले रखा है, तो इसका मतलब 80 रुपये हमने इनसे ले रखा है। तो इनका वेटेज होगा 0.2 और 0.8, क्योंकि कुल मिला के अपन ने 1 रुपया उधार ले रखा है। अब इसे 1 रुपये से कर सकते हो, 100 से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6% तो थोड़ी देर भूल जाओ, 6 को 0.2 से मल्टीप्लाई कराओ, करा दिया। फिर 16 को परसेंटेज छोड़ दो, 16 को 0.8 से मल्टीप्लाई कराओ, 8 एकम 8, 8 48, 12.8, और फिर 12.8 और 1.2 को जोड़ दो, 14। ये 14% क्या है? ये है कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको अपन KO बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। 14% इसका आंसर है। बी इसका आंसर रहेगा। कि सर हमें थोड़ा सा लास्ट में जाके समझ में नहीं आया। देखिए, हमने एक जगह से बहुत सस्ता फंड ले रखा है 6%, और एक जगह से हमने बहुत महंगा फंड ले रखा है, वो है 16%। यानी एक बात तो आप मान के चलो, आपका आंसर 6 और 16 के बीच आएगा। मेरे एक दोस्त से मैंने 6% ले रखा है, 6% का ब्याज, और दूसरे से मैंने ले रखा है 16, तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट का आंसर 6 और 16 के बीच आएगा। ये बात आपको कहीं ना कहीं काम आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। अभी जो मैं कैलकुलेट करके मेरा रिजल्ट आया वो आया 14%। सिंपल एवरेज नहीं करना है, वेटेड एवरेज करना है। 14% आंसर है, बी हो गया है आंसर। हिंट वगैरह लगी है, PDF चाहिए तो आप बोल देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। फिर कहाँ चलेगा फिर आप, ये 19वां हो गया, ठीक है। और बस आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत तुमने मुझे झेल लिया कहता है साहो लिमिटेड हैज़ अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%। KE कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया, अब इन्होंने KE दे दिया आपको। एंड प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 8%, वापस सिमिलर क्वेश्चन, शायद प्रैक्टिस करा रहा है। एंड द टैक्स रेट ऑफ 30%, व्हाट इज द फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द डेट इक्विटी रेशियो इज 0.6। तो ये तुम्हारी रेशियो की भी नॉलेज देखना चाहता है। अब आप समझो, मुझसे इसको चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बनाने के लिए आपको पहले KD और KE अलग अलग, यानी इनकी स्पेसिफिक कॉस्ट पता होनी चाहिए। अच्छा,
आपकी केडी दे रखी है 8%। आप जल्दी से 8% लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दे रखी है प्री टैक्स, टैक्स से पहले आपको टैक्स इफेक्ट देना है तो 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा। और 1 टैक्स की रेट 0.3 है, 30% यानी 0.3 है, तो यहाँ पे आपका हो गया 0.7, ये 0.7 हुआ, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका 5.6%। यानी आप इस सोर्स पे 5.6% खर्च कर रहे हैं। ये मैंने परसेंटेज बना दिया, ठीक है। आप परसेंटेज का निशान चाहो तो भले मत लगाओ, 5.6 ही लिख दो इस पे। और जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो है आपकी 12%, परसेंटेज ऊपर लगा दिया तो 12 लिख दिया। अब इन्होंने आपको बोला डेट इक्विटी रेशियो 60% है, डेट इक्विटी रेशियो इज 60%, मतलब आपका डेट कंपोनेंट है 60% और आपका इक्विटी कंपोनेंट है 40%, ठीक है। तो डेट 60%, 60% को लिख सकते हैं 0.6 के। सर ये समझ नहीं आता, 60/100 कर लो ना भाई, कैसा करके बताओ 60/100, ये होगा 0.6, ठीक है बेटा, ये 0.6 और ये कितना है 0.4। कि सर फिर अरे इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डब्ल्यू, ठीक है। फिर क्या करो, 0.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन यूज़ नहीं करना। तो 6×5 30, 6 छिंगांगा 36, 6 छिंग 36, 3 बचा, 6×5 30 और 3 33। पॉइंट लगाओगे तो डॉट है मतलब दशमलव तो 2 के बाद लगेगा, तो 3.36 तो ये हो गए। और 12 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौक 48 होता है, और 1 के बाद डॉट लगेगी 4.8, तो 4.8 मतलब 4.80, 4 और 3 7, ये हो गया आपका 8.16%। ये है आपका KO 8.16%, ये इसका आंसर रहा डी। एक बार आखिरी बात बता दूं मैं आपको, आपने पहले सोर्स से जो बोरो किया है वो है 5.6% से, और ये है सस्ते से सस्ता लोन, और आपका जो महंगे से महंगा लोन है वो है 12%। यानी आपका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच आएगा। पर आप ऐसा नहीं करना कि 5.6 और 12 का सिंपल एवरेज लगा दो अपॉन 2 करके, नहीं, आपको वेटेड एवरेज लगाना है ऐसे। और अभी इन दोनों के बीच में सॉरी आपका जो आंसर आया है वो आया है 8.16। पेन भी अब तो पनाह मांग रहा है कि गुरुजी जाने दो, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, एक टफ टॉपिक था बट मैं समझाने की कोशिश की। उसी तरह के बहुत सारे, इनफैक्ट 5000 से भी ज़्यादा MCQ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारा उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम का जो हमने कोर्स बनाया है आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसमें आपको उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो कोर्स आपको मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल रेट पे है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई हुई है, और बहुत सारे MCQs का तो वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सो ज़रूर से जाइएगा, ज़रूर से परचेज़ कीजिएगा।